धन की बात और मन की बात तो आपने बहुत सुनी, लेकिन जब पैसा कमाने की बात हो तो फिर बात होनी चाहिए इक्विटी की। और इक्विटी की बात हम कर रहे हैं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ। और आज इसी कड़ी में पिछले हफ्ते का एपिसोड आपने देखा कि किस तरह से कमाई पर और कमाई आप करें, यानी कि डबल कमाई और चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंडेड इंटरेस्ट पर रामदेव अग्रवाल साहब ने आपको बताया कि किस तरह से एक इन्वेस्टर को फायदा होता है। आज इसी कड़ी में हम एक बेहद खास विषय उठाने जा रहे हैं। जी हाँ, वो ये है कि आप शेयर सीधे सीधे खरीदे बाजार में या फिर म्यूचुअल फंड्स के जरिए या फिर किसी फंड मैनेजर की सहायता से लगाएं पैसे। इस पर करेंगे हम इक्विटी की बात। और हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ आशीष सोमैया साहब। आशीष जी, स्वागत है आपका। एक कहावत मैंने पढ़ी, अभी किसने लिखा है तो मुझे पता नहीं, लेकिन जो समझ में आया वो ये कि कुछ एक कंपनियों के आप शेयर खरीदिए, ढेर सारे, बहुत सारे, बड़ी क्वांटिटी में खरीदिए और लंबे समय तक उस पर चुपचाप बैठ जाइए, तब जाके बड़ी वेल्थ बनती है। तो फॉर्मूला ये ठीक है? या फिर पोर्टफोलियो को कर लीजिए डाइवर्सिफाइड, ढेर सारे स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में हो और थोड़ा थोड़ा पैसा बनाते रहे। ये आज की चर्चा का विषय है। मैं जानता हूं आप दूसरे खेमे में ज्यादा होंगे, म्यूचुअल फंड चलाते हैं, लेकिन वाकई में एक आम इन्वेस्टर को, रिटेल इन्वेस्टर को किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, ये हम आज जानना चाहते हैं। देखिए, क्या है कि अगर हम शेयर मार्केट की सारी पहले की कहानियां, जैसे इंग्लिश में जिसको फोकलोर बोलते हैं, उसकी अगर चर्चा करें तो जो बड़ी से बड़ी कहानियां हैं जो लोग दोहराते हैं, एक दूसरे को व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं, ईमेल में फॉरवर्ड करते हैं, वो किस तरीके की कहानियां हैं। कहानी ये बनती है कि 1980 में अगर 10,000 का विप्रो लेते तो आज उसका भाव 600-700 करोड़ हो जाता है। इस तरीके के फॉरवर्ड्स आते हैं ना कई बार। तो और जैसे कि अगर आप आईपीओ के समय पे इन्फोसिस लेते तो क्या होता, और कहानियां तो इस तरह की चलती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये सारी कहानियां लोग सुनते हैं, समझते हैं, एक दूसरे को अपडेट करके फॉरवर्ड भी करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि प्रैक्टिस कोई नहीं करता है इसको। सो प्रॉब्लम ये कहानी में फॉरवर्ड करने में नहीं है, प्रॉब्लम एग्जीक्यूशन में है। और वहीं पे बात आती है कि अगर आप इस चीज को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, उसमें साइकोलॉजी है। अपना नॉलेज, इन्फॉर्मेशन, जो शेयर पकड़ के रखे हैं वो वाकई में पकड़ के रखने जैसा है नहीं है। करेक्ट। सो कहानी सबको पता है, एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम है। इसीलिए कहीं ना कहीं पे प्रोफेशनल मैनेजर्स का रोल बनता है। अच्छा, अब इसमें एक चीज है कि भाई ठीक है, शेयर आपने सही वक्त पे ले लिया, वो शेयर सही भी होना चाहिए, कब बेचना ये भी पता होना चाहिए। तो क्या इसमें अल्टीमेटली एक इन्वेस्टर को ये सोचना है कि मेरी काबिलियत कितनी है, और अगर मुझे लगता है कि मेरी काबिलियत उस लिहाज से कम है तो फिर मुझे इस फॉर्मूले पे नहीं जाना चाहिए? हाँ, क्योंकि काबिलियत के दो मायने हैं जी। एक पहली बात ये है कि जो नॉलेज रिलेटेड है, कि समझना कि देखिए क्या है कि जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, तो 1980 में तो विप्रो आईटी कंपनी भी नहीं थी ना, शायद तेल बनाती थी, राइट। सो ये एग्जाम्पल्स के पीछे या स्टोरीज के पीछे नहीं जाना चाहिए, लेकिन मेन बात क्या है कि अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हमारे हाथ में जो है वो वाकई में इसमें से डायमंड निकलने वाला है या ये कोयला है जी, इसकी समझ होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि कोई भी कंपनी एक ही राह पे नहीं चलती है, उसका फिर प्रोग्रेस भी हमको समझ में आना चाहिए। और तीसरी बात यह है, जो नॉलेज वगैरह से रिलेटेड नहीं है बट टेम्परामेंट से रिलेटेड है, कि जिसको हम बोलते हैं कि अपने कई लोग ऐसा करते हैं जैसे कि फ्लावर्स को काट देते हैं और वीड्स को पानी डालते रहते हैं, राइट। जिसको हम बोलते हैं प्लकिंग द फ्लावर्स बट वाटरिंग द वीड्स। ये एक साइकोलॉजिकली बहुत लोग करते हैं कि जहाँ पैसा बन रहा है उसको पहले बेच के प्रॉफिट बुक कर लेते हैं और जो गड्ढे में जाता है उसको रहने देते हैं जी। इसका जैसे अभी किसी ने एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल लिखा था कि हमारे मार्केट में अच्छे से अच्छे कंपनियों के नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स बहुत कम है, और जिस कंपनी में किसी का पैसा नहीं बना उसके मिलियंस ऑफ शेयर होल्डर्स हैं। इसका यही एग्जांपल है। सो नॉलेज भी है और टेम्परामेंट भी है, इन दोनों कारणों की वजह से प्रोफेशनल मैनेजर्स का रोल बनता है। अच्छा आशीष जी, एक चीज बताइए, समझिए चलिए म्यूचुअल फंड के जरिए पैसा लगाना है या पीएमएस के जरिए लगाना है या कोई प्रोफेशनल फंड मैनेजर को उसकी फीस भी दे दें और पैसा लगाए, ठीक है, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस बात की तो गारंटी है नहीं कि वो पैसा बनाएंगे। जब हम खुद शेयर खरीदें, बाजार खराब है, नुकसान हो जाए, और वही फंड मैनेजर को दें और बाजार खराब है, नुकसान हो जाए, तो फिर फर्क क्या? बिल्कुल। सो एक्चुअली क्या है कि जैसे फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, एक क्लैरिटी देता हूँ बिकॉज ये आपके दूसरे तीसरे सवाल से रिलेटेड है जी। अगर तो आपने खुद 4-5 हीरे चुन लिए
और आप उसको 10-15-20 साल पकड़ के बैठ गए, तब तो दुनिया के हर फंड मैनेजर को आप पक्का बीट कर देंगे। ओके। बट क्या है कि ये प्रोबेबिलिटी वाली बात है कि आपने जो चुना है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसमें हीरे हैं, और वो आप अपने टेम्परामेंट को साइड पे रखते हुए 15-20 साल तक उसके साथ रहेंगे। वो इम्पोर्टेंट बात है। अब फंड मैनेजर्स है या म्यूचुअल फंड्स है, पीएमएस अलग बात है, बट म्यूचुअल फंड्स जो है, ये क्या है कि ये लोग एवरेज या बेटर देन एवरेज करने के लिए कोशिश करते हैं। राइट। और क्या है कि 2 इंडिविजुअल इन्वेस्टर आप लेंगे या 5 इंडिविजुअल इन्वेस्टर लेंगे, इन पांचों के परफॉर्मेंसेस में जो वाइड गैप आएगा, मतलब 10 साल के बाद एक बंदे का 100 रुपए का 0 भी हो सकता है, और 10 साल के बाद एक बंदे का 100 का 10,000 भी हो सकता है। तो अगर आप 5 इंडिविजुअल इन्वेस्टर लेंगे और इनके आउटकम्स देखेंगे, तो इतना भयंकर आपको इसमें स्प्रेड मिलेगा कि एक रैग्स टू रिचेस हो जाएगा और एक रैग्स से पता नहीं कहां चला जाएगा। लेकिन म्यूचुअल फंड्स जो है, इनका एक दायरा होता है, एक ऑपरेटिंग फ्रेमवर्क होता है, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें इतनी वाइड डिस्पैरिटी आती है। देयर आर म्यूचुअल फंड्स व्हिच आर वर्स देन एवरेज, देयर आर एवरेज एंड देयर आर बेटर देन एवरेज, लेकिन इनकी डिस्पैरिटी इतनी भयंकर नहीं होगी जितने इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की। हाँ, किसी का तो 1,000 रुपए वाला शेयर 10 रुपए रह जाएगा। बिल्कुल। कम से कम म्यूचुअल फंड में ये तो पक्का है कि 1,000 रुपए की एनएवी है तो कभी वो 10 रुपए की एनएवी नहीं है। मुझे तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, क्योंकि 1999-2000 में जो ये सारे टेक्नोलॉजी फंड्स लॉन्च हुए थे, तब का आप एग्जांपल ले लीजिए। किसके पोर्टफोलियो में सिल्वर लाइन टेक्नोलॉजीज था, किसके पोर्टफोलियो में डीएसक्यू सॉफ्टवेयर था, पता नहीं क्या क्या था तब के जमाने में। तब मुझे पता है कि 10 रुपए का टेक्नोलॉजी फंड का एनएवी भी 2 रुपया हुआ था। लेकिन 10-15 साल निकल गए, कुछ एसआईपी की, कुछ लमसम की, कुल मिला के टेक्नोलॉजी फंड्स ने वापस पैसा बना के लौटा दिया और डिसेंट रिटर्न भी दे दिया अगले थोड़े सालों में। लेकिन जिसके पोर्टफोलियो में डीएसक्यू या सिल्वर लाइन तब का रह गया, वो रह गया। फॉर विजुअल्स और लंबी लिस्ट है। हम मतलब यहाँ पे कुरेदने के लिए नहीं लोग। लेकिन हाँ, एक चीज है, लेकिन वो कई बार है ना, मैं लोगों से पूछता हूँ भाई कि फंड मैनेजर को दे दो। बोले देखिए, फंड मैनेजर को पैसा देने में, म्यूचुअल फंड में डालने में या पीएमएस में डालने में एक ही दिक्कत है। बोले एक तो ये कि गारंटी तो नहीं है, खैर गारंटी तो होती नहीं स्टॉक मार्केट में कोई, ये कि जब लॉस उनको भी करना है मुझे करना, तो मैं क्यों ना करूं, क्योंकि कम से कम किक तो मिलती है। वो ट्रेड करके जो मजा आता है, वो म्यूचुअल फंड में है ना, वो मजा नहीं है, किक नहीं, मतलब पैसा डाल के ऐसा लगता नहीं कि हम कुछ काम कर रहे हैं, वैसा मामला है थोड़ा। नहीं, लेकिन मैं कई निवेशकों को मैं पर्सनली मिलता हूँ, जहां तक मुझे याद है, मैंने आज तक कभी किसी को ऐसा नहीं बोला है कि अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो अपने एक्सपीरियंस के लिए या अपने, जैसे आपने बोला किक के लिए, वैसे किक एक थोड़ा कैजुअल वर्ड हो जाता है पैसे के मामले में। लेकिन मैंने कभी किसी को डिस्करेज नहीं किया कि आप खुद पैसा मत ही लगाइए और सारा पैसा म्यूचुअल फंड में डाल ही दीजिए, इस तरीके का डिस्करेज किसी को नहीं किया है। क्योंकि क्या है कि अगर आप खुद पैसा लगाते भी हैं तो अपने एक्सपीरियंस के लिए, अनुभव के लिए अच्छी बात है। अल्टीमेटली आपका म्यूचुअल फंड मैनेजर क्या कर रहा है, वो किस तरीके के एक्सपीरियंसेस बटोर रहा है, और आप खुद भी थोड़ा एक्सपीरियंस करते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको उसका ऑपरेटिंग कॉन्टेक्स्ट जो है और आपको उसके साथ व्हाट गोज इनटू फंड मैनेजमेंट, थोड़ी बहुत आपको समझ रहेगी, आपको पता चलेगा कौन सी कंपनी में क्या हो रहा है, कौन से शेयर के भाव क्या चल रहे हैं। सो मुझे नहीं लगता है कि जो लोग म्यूचुअल फंड में करते हैं उन्होंने खुद के एक्सपीरियंस नहीं बनाने चाहिए, ऐसा मेरा मानना नहीं है। और कंपेयर करके देख लें, कंपेयर करिए, थोड़ी आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आप उसको इवैल्यूएट अच्छा कर पाएंगे। और कहीं ना कहीं पे 5 साल 10 साल के बाद अगर आपको पूरी की पूरी समझ मिल जाती है और आप खुद कॉन्फिडेंस और सशक्त हो जाते हैं, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, एक चीज और मैंने देखी कि आमतौर पर जैसे अगर आपका कोई दोस्त है डॉक्टर जी, और कुछ अगर आपको बीमारी है या कुछ ओपिनियन लेनी, तो भी आप क्या कहेंगे, किसी दिन आपकी क्लिनिक में आता हूँ, बताइए कब आऊँ। कोई इंजीनियर है या कोई और अलग प्रोफेशन के, तो आप हर प्रोफेशन के जो आपके दोस्त हैं या मिलने वाले या प्रोफेशनल जो भी हैं, उनसे आप बाकायदा अपॉइंटमेंट लेके जाएंगे, बिल्कुल कहेंगे भाई मैं आ रहा हूँ, मुझे आपसे एडवाइस लेनी है, फीस भी देंगे। हमारे यहाँ सिस्टम उल्टा है, उससे चलते 3 टिप पूछ लेते हैं, कहीं शादी में मिल गए, कहीं बाहर मिल गए, ट्रेन में दिख गए, मतलब अरे क्या लूं जी। तो ये जो बिना पैसे के जो ये खबर, टिप, इंफॉर्मेशन, उसके बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करने का जो लोग सोचते हैं कि यहाँ मैं अपनी प्रोफेशनल लोगों से राय भी न लूं, उनकी फीस भी बचा लूं, तो क्या ये वाकई में बड़ा बेवकूफी वाला काम है जो ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर करते हैं कि आप छोटी सी फीस बचाने के चक्कर में बड़ा नुकसान कर जाते हैं? नहीं, इन्वेस्टर को भी नहीं पूछना चाहिए और मुझे लगता है कि हमारे जैसे लोगों को जवाब भी देना भी नहीं चाहिए। हाँ, ये बात आपने अच्छी कही। हाँ। क्योंकि
देखिए क्या है कि एक सीरियस मामले को आप बिल्कुल कैजुअल बना देते हैं। और दूसरी बात क्या है कि कई बार मैंने देखा है कि हमारे बाजार में भी जो लोग हैं उनको भी ऐसी बहुत काउबॉय वाली थ्रिल वाली फीलिंग आती है जब वो किसी को बोलते हैं अच्छा ये ऐसे कर लो। जैसे मुझे कभी कोई पूछता है कि मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, मुझे क्या लेना चाहिए, तो मैं पूछता हूँ कि अब तक क्या किया है उस पर निर्भर करता है। सही बात है। राइट, सो आई डोंट थिंक ऐसा सवाल कैजुअली पूछना भी नहीं चाहिए, और जो मार्केट के हमारे ऑफिस बेरर्स हैं उनको कैजुअली जवाब देना यार भी नहीं चाहिए। आपने अच्छा काम किया। अब मुझसे कोई भी कहीं भी कोई भी टिप पूछेगा मैं बोलूंगा आशीष जी ने मना किया कि बिल्कुल भी ये बताना नहीं है, जिसको चाहिए वो प्रॉपर ढंग से सीरियस एडवाइस ले। नहीं मतलब आप बेसिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि देश में क्या हो रहा है, इकोनॉमी में क्या हो रहा है, सेक्टर्स क्या है, मतलब हमारा जो भी हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म वगैरह, जनरल डिस्कशन है। बट किसी के सुनी सुनाई बात पे कुछ वाकई में कुछ खरीद लेना, ये मुझे बहुत डेंजरस लगता है। तो अल्टीमेटली दो तरीके के लोग हैं। एक वो जो फुल टाइम मार्केट में, जी, चाहे उन्हें आप ट्रेडर कहते हैं चाहे फुल टाइम इन्वेस्टर कहते हैं। दूसरी तरफ वो है जो या तो अपना बिजनेस कुछ कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, किसी तरह के प्रोफेशनल हैं, जो अपनी कमाई का मेन सोर्स कोई और है, जी, बचत को मार्केट में लगाना चाहते हैं, और दूसरा फुल टाइम है। दोनों के लिए कौन सा तरीका सही है पैसा लगाने का? ये जो लोग फुल टाइम इन्वेस्टर हैं और जिन लोगों को बिल्कुल क्लैरिटी है कि वो लोग क्या चाहते हैं, देखिए जैसे अगर मैं निवेश करता हूँ तो मेरी थॉट प्रोसेस क्या है, मुझे क्या जचता है, राइट। जैसे लोग बोलते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग है, ग्रोथ इन्वेस्टिंग है, कुछ लोग हैं जो साइकोलॉजिकली ये सोचते हैं कि नहीं उनको कुछ भी करके बस सस्ता ही खरीदना है, फिर भले चाहे उसमें से चमत्कार हो जाए लेकिन खरीदना सस्ता ही है। कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि नहीं हम केवल ब्लू चिप कंपनी खरीदेंगे। तो इसमें कोई राइट रॉन्ग नहीं है, बाजार है, पैसे बनाने के कई तरीके हैं। तो अगर तो आप फुल टाइम इन्वेस्टर है तो इवन फॉर अ फुल टाइम इन्वेस्टर अपनी टेम्परामेंट, अपनी साइकोलॉजी और अपने को क्या जचता है ये जानना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात आपने बोली जो फुल टाइम नहीं है, अच्छा जो फुल टाइम नहीं है उन लोगों को ये समझना चाहिए कि एक्चुअली ये फुल टाइम जॉब है, तो इसको कैजुअली नहीं लें। और अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर आपके पास वो इंक्लिनेशन नहीं है कि आप दिन में 4 न्यूज़पेपर भी पढ़ लें और सब एनालिसिस भी कर लें आप, तो देन आपको प्रोफेशनल्स की हेल्प लेनी चाहिए, देयर इज नो डाउट। ठीक बात है। तो बिल्कुल इक्विटी की बात मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ आज बात क्लियर हो गई। पहली चीज, अगर आपको समझ है, आपके पास समय है और आप अपने पोर्टफोलियो को ट्रैक कर सकते हैं, शेयरों को देख सकते हैं, तभी आप शेयर सीधे तौर पर खरीदें। अदरवाइज प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स की सहायता लेना ठीक है। अगर आपका मेन कारोबार, मेन बिजनेस, प्रोफेशन जो कुछ और है, इन्वेस्टिंग पार्ट टाइम है, तो फिर आपको प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स के थ्रू जाना चाहिए। फुल टाइम अगर आप कर रहे हैं तो एक अलग बात है। और तीसरी चीज ये जरूर है कि अगर आप कुछ शेयरों में बहुत बड़ा पैसा बहुत लंबे समय तक के लिए लगाएं तो बड़ी बड़ी कहानियां आपकी भी बन सकती है जो आप आने वाली जनरेशन्स में सुनाएंगे। लेकिन अगर वो समझ आपके पास नहीं है तो फिर एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो जो कि एक फंड के पास हो सकता है वो करना ज्यादा ठीक रहेगा। और इसी तरह से आप वेल्थ बनाएंगे। वेल्थ तो आप दोनों तरीके से बना सकते हैं, लेकिन अगर कम रिस्क के साथ आपको वेल्थ बनानी है, प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स, म्यूचुअल फंड्स, पीएमएस के जरिए पैसा लगाएं। लेकिन अगर हाँ आपको हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला मामला है तो फिर खुद हाथ आजमा के देखें। बेहतर ये दोनों करके देखें, आपको जवाब मिल जाएगा कि कहाँ प्रदर्शन बेहतर होता दिख रहा है। आशीष जी बहुत बहुत शुक्रिया इक्विटी की बात हमारे साथ करने के लिए। और अगले हफ्ते फिर हम मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के कुछ और एक्सपर्ट्स के साथ इसी तरह के एक और मुद्दे पर आपके साथ हाजिर होंगे, जहां इन्वेस्टमेंट को लेकर आपके कुछ और कॉन्सेप्ट, कुछ और बातें हम आपको विस्तार से बताएंगे ताकि आपको एक बेहतर इन्वेस्टर बनने में मदद मिल सके।